हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। ये हमारी वेबसाइट है फनल एडवर्ड। आप लोग गूगल पे फनल एडवर्ड सर्च करके यहाँ से डिजिटल बुक सेक्शन में जाके आप लोग बुक्स जो है देख सकते हैं। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आप वो सारी बुक्स वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे इसका। तो चैप्टर है हमारा, वो है पीरियोडिक टेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो हमारा चैप्टर है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, वो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। फिर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी और कुछ जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स हो गया और ये इधर एक अच्छी सी आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। तो हम इसी की बात करने वाले हैं कि हमारा जो है एटॉमिक रेडियस कहाँ पे, किधर से किधर जाने पे जो है बढ़ता है, यानी कि डाउन टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। तो इसके बारे में समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एटॉमिक रेडियस के बारे में समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। अगर सपोज करें कोई हमारे एलिमेंट है या कोई एटम है हमारा, तो इसका जो साइज होगा वही उसके रेडियस को डिफाइन करेगा। ठीक है, एटम के साइज को डिफाइन करेगा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हम कैसे देखेंगे, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे गया है, आउटर इलेक्ट्रॉन से उस एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को बोलेंगे उसकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि एटम के सेंटर से उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि कैसे ये डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है। उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया है, ये पहली सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, और सपोज करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट सेल में है कहीं पे। ठीक है, अगर लास्ट सेल में है तो इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को बोलेंगे, यानी सपोज कर लिया डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को बोलेंगे इसकी एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, या एटॉमिक रेडियस इसको बोलेंगे। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे ये सेल्स हमने इंक्रीज किया, यहाँ पे सेल्स क्या है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया तो न्यूक्लियस से इन सेल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ी। अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस सो डू द एटॉमिक रेडियाई, यानी कि एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करती है। तो यानी कि एटॉमिक रेडियस जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है नंबर ऑफ सेल्स के। एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। हो क्या रहा है, इसके पास सपोज किया वन सेल है, यानी कि अगर लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। 3 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s1, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, यानी कि जो सेल्स है इसके पास 2 हैं। इसी तरीके से सोडियम में आएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो एंटर करेगा वो 3s1 में करेगा। ठीक है, पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये 4s1 में इंटर करेगा। रुबिडियम का 5s1 में,
और सीजियम का 6s1 में। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन हमको मिल रहा है कि n इक्वल्स टू 2 से चले थे, देन 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते जाता है। तो यहां से कंक्लूजन ये भी निकल जाता है कि ये क्या है? हमारा टॉप एलिमेंट है ग्रुप का और ये डाउन है। यानी कि टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक, तो एक तो हम लोगों को ये समझ में आ गई कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको जो है देख लेना, वही एग्जांपल है। ठीक, फिर दिया हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या? जैसे जैसे जो है हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव किया, लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम गए तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स तो वहां पे बढ़ नहीं रही हैं, सेल उतनी ही है, सिर्फ क्या हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जा रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जाते हैं तो वहां हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। यानी कि जो रिलेशन बन गया हमारा, वो एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो यहां से कंक्लूजन निकला, इफेक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट हम लोग गए, क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कौन सा समझ में आया? एग्जांपल देखते हैं, इसका समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक आए हैं। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 हो गया, बोरान का 5 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, फ्लोरीन का 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करते चले गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले गए। इसका मतलब क्या हुआ है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता चला गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता चला गया है। यानी कि अगर कंपैरिजन करें लिथियम और फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की साइज लिथियम के कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आयनिक रेडियस होता है वो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आयनिक रेडियस को समझते हैं। आयनिक रेडियस होता क्या है? कोई भी हमारा आयन, ठीक है, आयन कैसे फॉर्म होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे कि वहां पे कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, दोनों समझ में आ गया, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल से निकाल दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कैटायन बन गया, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में उसने गेन कर लिया, जैसे ही गेन किया तो फॉर्म हो गया एनायन, आयनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एंटर किया है या रिमूव हुआ है, वहां से न्यूक्लियस यानी कि हमारा जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को बोलेंगे आयनिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ठीक है, आयन फॉर्म आइदर बाय गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहां पे? एन एटम, एटम में या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
तो आयनिक रेडियस होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, यानी कि जो हमने आयन को फॉर्मेशन किया है उससे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे या तो इंटर किया है या फिर रिमूव हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही बोलेंगे उसका आयनिक रेडियस। तो सिमिलर है, जैसे एटॉमिक रेडियस है वैसे ही आयनिक रेडियस है। बस करना क्या है, हमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देना है या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना है, आयन के फॉर्म में चेंज कर लेना है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे, ठीक है। और जो एटॉमिक रेडियस देखते हैं वो हम लोग कहाँ देखते हैं? न्यूट्रल एटम में देखते हैं, ठीक। अभी ये कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, जो हमारा कैटायन होता है वो पेरेंट्स एटम से जो है वो छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक। हो सकता है कि कहीं 2s लास्ट ऑर्बिट में 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर किया हो, अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ 1s1 बचेगा, ठीक, 1s2, ठीक है, 2s1, अभी यहाँ 2s1 में 0 हो गया अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यानी कि हमारा साइज क्या हो गया? सिर्फ 1s1 का बचा है, ठीक, कि एक ही सेल बची हुई है, एक ही सेल बची तो यानी इसका साइज जो है वो स्मॉलर हो गया, ठीक। अगर बात करें एनायन की, इसके कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा सेल बन जाए, ठीक है, कहीं फुलफिल्ड ऑर्बिटल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो जाके नए सेल में ऐड हो गया तो उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि नया सेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो हमारा पेरेंट एटम होगा उससे एनायन का साइज जो है वो लार्जर होगा, लार्जर होगा। सेकंड है कि जो कैटायन बनते हैं कैसे बनते हैं? इनमें एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया है तो पेरेंट्स एटम से इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा, ठीक। अगर एनायन की बात करें तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यानी कि पेरेंट्स एटम से जो जिसका पेरेंट एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो अगर देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो लेस देन, ठीक है, अभी कैटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो ई बाई पी का रेशियो होगा, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो होगा, वो 1 से कम हो जाएगा, ठीक। कैटायन के केस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जेड इफेक्टिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करता है, यानी जेड इफेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जेड इफेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे एक नए लेक्चर में कि जेड इफेक्टिव होता क्या है। और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है हमारा वो कम हो जाता है, यानी कि लेस जेड इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, मान लेते हैं, सपोज कर लिया कि हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट O2 है, कोई एटम हमने O2 ले लिया, O2 पॉजिटिव ले लिया एंड O2 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो हमने अभी देखा क्या है कि लार्जर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें? एनायन केस में। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, लार्जर हो रहा है तो उसका साइज क्या हो जाएगा? साइज भी बढ़ जाएगा, यानी कि साइज होगा एनायन का इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कैटायन। तो ऑक्सीजन के एटम हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया कि जो एनायन होगा उसका साइज जो है सिर्फ एक ही एटम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि जो उसका पेरेंट्स एटम होना चाहिए, अभी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे एनायन किसी दूसरे का ले लिया, यहाँ पे कैटायन किसी दूसरे का ले लिया, ठीक है। जो भी बात करेंगे हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे। ये टॉपिक समझ में आ गया कि आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक। अच्छा, हाँ, ट्रेंड की बात कर लें, अगर ट्रेंड जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे थे, टॉप टू बॉटम आ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएंगी वैसे वैसे आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो यानी आयनिक रेडियस भी घट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक, बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। कोई भी हमारा एटम है, ठीक है, कोई भी हमारा एटम है, गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम है कोई हमारा, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। यहां से क्या किया हमने? गैसियस एटम था, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है,
तो ये कैटायन में चेंज हो गया है, यानी कि गैसियस कैटायन में चेंज हो गया है, आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया है। पिक्चर में देखना, जैसे सोडियम मॉलिक्यूल है, पहले तो इसमें क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला ये आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही आयनिक फॉर्म में चेंज हुआ है तो जो एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी होगी उसको बोलेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से रिमूव करना है हमें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, कहाँ से करना है हमें, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज एटम, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया जैसे ही तो वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया है। तो इसमें जो एनर्जी लगी हमें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसके लिए कुछ अलग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, ठीक है। जो मेटालिक करेक्टर होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम जैसे ही आए हैं, यहाँ पे आ रहा होगा कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम लोग, ठीक, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। टॉप टू बॉटम जैसे ही आए तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी। नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज करेंगी तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे तो यानी कि उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को वहां पे वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन क्या है, मेटेलिक करेक्टर इज एट्रीब्यूटेड एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वहां पे जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे उनकी मेटेलिक करेक्टर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम का समझ गए, ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे आए हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज की, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज की तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो गया, वहां से केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट बात करें, पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट गए, ठीक। लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स नहीं इंक्रीज होते हैं यानी कि वहां पे मेटालिक करेक्टर, यानी कि वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी साइज जो है वो कंपेरिजन में छोटी होती है राइट साइड में जो भी एलिमेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मेटालिक करेक्टर हमारा डिक्रीज किया है। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो क्या बढ़ेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक। इस तरीके से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हमारा मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये हमारे क्या होंगे, जो लेफ्ट साइड में डाउन साइड में होंगे उनका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जो लेफ्ट साइड में अप साइड में होंगे उनका मेटालिक करेक्टर सबसे कम होगा। यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं, अगर इधर से इधर आएंगे तो मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इधर से इधर गए हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर गया, ठीक है। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारा फ्लोरीन जो हो गया है वो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट हो गया, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी होती है फ्लोरीन क्या होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है, और नॉन मेटालिक करेक्टर भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। कोई हमारा गैसेस एटम है, उस गैसेस एटम में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनायन में चेंज हो जाएगा। तो उसमें एंथैल्पी का जो चेंज होगा, ठीक है। अभी एंथैल्पी को समझते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक के टर्म में कि एंथैल्पी होता क्या है। एंथैल्पी जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो होता है H = U + PV, ठीक है। U क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, एनर्जी मान लेते हैं कि एनर्जी है,
इंटरनल एनर्जी मतलब पहले से ही कुछ उसमें एनर्जी है। पीवी क्या है, हमारा वर्क है। ठीक, तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी और वर्क है उसका सम जो है वो एंथैल्पी हो जाएगा। ये समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, कोई गैसियस एटम है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच ईजी से। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, किलोजूल पर मोल। तो यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल। तो डिफिनेशन क्या लिखी हुई, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, कहां पे ऐड करने पे, न्यूट्रल गैसियस एटम में, टू कन्वर्ट किसमें हो रहा है, गैसियस एनायन में। गैसियस एनायन में इसको क्या बोलते हैं हमें, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस प्रॉपर्टी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो कब पॉजिटिव होगा, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया रिएक्शन के दौरान, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है। अगर एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा तो बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, निगेटिव है। तो अभी समझते हैं कि कहां पे एनर्जी को लॉस करेगा, कहां पे एनर्जी को गेन करेगा। ठीक, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंड सेकंड होती है एक्सोथर्मिक। थर्मोडायनेमिक्स पे आप लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। दो टाइप की रिएक्शन हुए। जो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे क्या होता है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे आप लोग, कोई हमारा न्यूट्रल एटम था, कौन सा न्यूट्रल एटम, क्लोरीन था। क्लोरीन हमारा न्यूट्रल एटम था, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, उसमें हमने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो गैसियस एनायन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो इमेज से समझ लेना कि हमने न्यूट्रल गैसियस एटम, क्लोरीन क्या है, गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करा रहा है। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया, जैसे ही ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, अनायनिक, यानी कि अनायन बन गया। जैसे ही अनायन बन गया तो इसे बोलेंगे क्या हुआ है, कन्वर्ट इनटू गैसियस अनायन, गैसियस अनायन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा हो गया कि जो एंथैल्पी में चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब न्यूट्रल स्टेट में था और जब अनायनिक स्टेट में था, दोनों के स्टेट में जो एंथैल्पी का चेंज हुआ है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड कराना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, अभी हमने वहां पे क्या देखा था, या तो एनर्जी रिलीज हो रही थी तो एब्जॉर्ब हो रही थी, तो वो प्रॉपर्टी दूसरी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। उसमें भी रिलेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है, उसके प्रति जो लगाव है। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। जो एनर्जी रिलीज हो रही है कब, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वैलेंस सेल में, किसके वैलेंस सेल में, आइसोलेटेड गैसियस एटम के। ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके वैलेंस सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, तो ये जो एनर्जी इसमें जो है रिलीज हुई, उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। तो रिलेशन क्या होता है अभी समझना। हाँ, एक चीज और नोट कर लेना कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, तब फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगा। इस रिलेशन समझते हैं, रिलेशन लिखा हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ई ए माइनस 5/2 RT। ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन हो गया। अगर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे टेम्परेचर हमारा जीरो हो गया, जैसे ही जीरो हो गया तो डेल्टा एच जो है वो माइनस ई के बराबर हो गया है। ठीक, जहाँ पे आर क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर किस में लेंगे हम लोग, केल्विन में लेंगे। तो जीरो केल्विन पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, पर साइन जो है वो निगेटिव रहेगा।
ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की जो है, कोई भी एटम हमारा मॉलिक्यूल में है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, कौन से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो भी हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसकी, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि अपनी तरफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन से हमारे जो है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा। मेटालिक कैरेक्टर क्या था कि लेफ्ट साइड में जो भी हमारे एलिमेंट थे, वो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहे थे, ठीक है। और जो राइट साइड में आ रहे थे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे, यानी कि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको जो है ले रहे हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो जैसे अभी लेफ्ट टू राइट गए थे, लेफ्ट टू राइट गए थे तो हमारा क्या हुआ था, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज किया था। एटॉमिक साइज डिक्रीज किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर क्या था हमारा, वो भी डिक्रीज किया था, मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज किया था, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज किया था। तो वहां से एक रिलेशन बन गया। और उनमें क्या है, जैसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल फ्लोरीन है, ठीक। तो फ्लोरीन हमारा जो है, फ्लोरीन के बारे में समझते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p, बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 4 तो हो चुके हैं, बचे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 2p5। और जो हमारा ऑर्बिटल p होता है उसमें 3 सबसेल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर दिया, 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी, या तो ये स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा अगर किसी के पास, ऐसा समझिए किसी के पास 1 रुपया है और किसी के पास 99 रुपए हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है वहां पे, 99 वाले को एक वाला जो है इलेक्ट्रॉन अपना रुपया जो है दे दे, तो उसके पास 100 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक वाले को 99 जो है अपने लिए पूरे पैसे दे दे और ये स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो क्या देखेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए F माइनस बन जाएगा, ठीक। स्टेबल हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो फ्लोरीन के बारे में समझते हैं, फ्लोरीन जो होता है हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लेफ्ट राइट आए थे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो गई है, लेफ्ट राइट आए थे एटॉमिक साइज क्या हुआ था, एटॉमिक साइज डिक्रीज किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही, तो रिलेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक रेडियस के। दूसरा, लेफ्ट राइट गए थे तो हमारा क्या बढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैलेंसी के बारे में समझते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है हमारा, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंसी पे आते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटम में, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी।
पर ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 तक है, यानी 1 से लेके 4 तक हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी वही हो गई है, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, वहां पे 8 से जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो दो तरीके से वैलेंसी हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है 4 तक, 1 से 4 तक, ठीक है। और उसके बाद अगर 4 से ज्यादा हो रहा है तो ऐसा समझ सकते हैं कि 8 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हमारे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर 1 से लेके 4 तक है तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 5 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करेंगे, 8 से जो भी मान लिया कि ये क्या है, x है, तो x को माइनस कर देना है, तो यही इसकी जो है वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की बात कर रहे थे हम लोग, फ्लोरीन, ठीक है, 9 एटॉमिक नंबर 2 7, ठीक, लास्ट में कितना 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वैलेंसी अगर हमें निकालना होगा तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 7 कर देंगे, तो वैलेंसी क्या आ गई इसकी 1, ठीक। तो ऐसे जो है कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं, ठीक, कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती क्या हैं। अभी बात करते हैं कि इनके ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक। जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे वो कौन बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे कौन बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाते हैं, ठीक है। उनके बारे में समझते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स होंगे, अभी नॉन मेटल कौन होंगे, ठीक, जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होंगे। राइट साइड का मतलब अभी हम लोगों ने मेटालिक कैरेक्टर देखा था, जिनका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम वो नॉन मेटल हो जाएंगे। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड अगर फॉर्म करेंगे तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से आते हैं कि जो हमारे मेटल्स होंगे, मेटल्स कहाँ थे हमारे, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड में और डाउन द ग्रुप, ठीक है। जितने भी नीचे की तरफ या फिर लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो हमारे क्या थे, मेटल थे। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, ठीक। वो किसके साथ, अगर बेसिक नेचर के ऑक्साइड होंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अभी बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, उसे बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है। तो जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो एग्जांपल हो गया इसका BeO, Al2O3, ZnO, Cr2O3, ये सब क्या है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आप बात करते हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट ना करें, किसी के साथ रिएक्ट ना करें, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड N2O NO, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रोडक्टेंट के बारे में जो है देख लिया है, थोड़ा समरी जो है फटाफट आते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस में क्या हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा था, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, लेफ्ट टू राइट गए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज किया था, ठीक है। टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी थी, यानी कि बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीज कर गया। इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा थी, सबसे ज्यादा थी जो भी हमारे राइट साइड में एलिमेंट थे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उन्हीं की ज्यादा होती है, जिनकी आयनाइजेशन, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। इस तरीके से टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। तो हमने देखा था अभी जो भी एलिमेंट हमारे यहाँ पे थे वो क्या थे, मोस्ट जो है मेटालिक इन नेचर, ठीक है। और जो एलिमेंट यहाँ पे थे वो नॉन मेटालिक इन नेचर, यानी कि इधर से इधर हम लोग आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टॉप राइट से डाउन लेफ्ट की तरफ आए हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ हमारा, इंक्रीज कर गया है। डाउन लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ समरी थी, ठीक है। इसमें भी समझ लेते हैं कि थोड़ा सा जो है, ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये होता है एल्कली मेटल, सेकेंड है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनको बोलते हैं
ठीक है। ये क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक। ये भी हम लोग किस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। और ये जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया पी ब्लॉक। ठीक, पी ब्लॉक में भी जो येलो से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक, वो जितने भी येलो से दिए हुए हैं वो क्या है हमारे नॉन मेटल्स हैं, यानी ये इतने एलिमेंट्स ये क्या है नॉन मेटल। ये क्या है हमारे हाइलोजेंस, ये सीरीज जो हो गई वो हाइलोजेंस की हो गई। ये सीरीज हमारी नोबेल गैसेस का हो गया। ठीक, जो 18 होता है, ग्रुप 17 हाइलोजन हो गया, ग्रुप 18 जो है वो हमारे नोबेल गैसेस होते हैं। इनके बारे में और ये एक जिगजैग एरो दिया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इधर क्या है हमारे नॉन मेटल, ये सब इधर क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटालिक इन नेचर होते हैं। ठीक, मेटल है, इधर जो है नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं मेटोलाइट्स। तो ये जो जिगजैग एरो से एलिमेंट दिख रहे हैं जो भी हमारे, उनको बोलते हैं मेटोलाइट्स। ठीक है, तो अब इनकी जो भी हमने पढ़ा है कुछ उन पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता कौन सा है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा है लेफ्ट टू राइट गए थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी थी। सबसे राइट में क्या था हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन नोबेल गैसेस को छोड़ के उसके पहले क्या था फ्लोरीन था। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया हमारा फ्लोरीन हो गया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो ये जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बात करें तो उसको बोल देंगे ns2 np5। तो ये हो गया इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। तो बेरिलियम जो होता है इसके बारे में बात करते हैं कि बेरिलियम क्या होता है और बोरान क्या होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 होता है, बोरान का 6 हो गया। सॉरी बेरिलियम का जो है 4 हो गया और बोरान का हमारा 5 हो गया। बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो इसका हो गया 1s2 2s2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोरान का 1s2 2s2 और लास्ट में 2p1। तो अभी हम लोग दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या है ये फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन है, यहाँ पे ये क्या है हाफ फील्ड भी नहीं है, यानी कि तो ये हमारा बेरिलियम क्या हो गया है फुल फील्ड हो गया है। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बोरान के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा, यानी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरान। ठीक है, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे फुलफिल्ड होते हैं, फुलफिल्ड देन हाफ फिल्ड एंड इसके बाद जो भी इनकम्प्लीट सेल। ठीक है, ना वो फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है। तो फुल फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन हाफ फील्ड की, देन उसके बाद जो भी एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पे क्यों बढ़ रही, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, यानी कि n की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे क्यों बढ़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड हो गया है। तो ठीक है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने किया था नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए, पहले कोई एलिमेंट लिया उसमें एक सेल है, नेक्स्ट जो है
उसके पास 2 सेल हैं, थर्ड वन उसके पास 3 सेल हो गई। ठीक, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे तो न्यूक्लियस से इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है यानी कि उसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि टॉप टू एटम जाने पे क्यों होता है। जैसे ही टॉप टू एटम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, हमारी वेबसाइट पे जाके फनल एडवर्ड, वहाँ पे जाके आप लोग सारे जो है चैप्टर्स हैं वहाँ से जाके चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।